आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बताऊंगा, ईरान ने कहा है कि हमें खुफिया हथियार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा खुफिया हथियार होगा कि तुमको बहुत दर्द देंगे हम। अब ये खुफिया हथियार क्या है, क्या हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। 5 तरीके हैं जिससे ये ईरान जो कह रहा है ना खुफिया हथियार। और दोस्तों, कल हमने न्यूक्लियर वॉर की बात की थी, ठीक है। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। कहानी से पहले भाई बता दो कि अगर आप YouTube पूरा सीखना चाहते हैं, थंबनेल कैसा बनता है विद द हेल्प ऑफ एआई, एसईओ सब कुछ विद द हेल्प ऑफ एआई, तो ये 3 कोर्सेज एक साथ हमने कंबाइन किए हैं 1200 रुपए में। कल तक सेल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि ये हालात है इस समय, ये वॉर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कब तक वॉर चलेगा? शॉर्ट टर्म 2 से 3 हफ्ते हो सकता है, मार्च में ये वॉर खत्म हो जाए। अमेरिका का कहना है कि हमने वॉर को इंटेंसिटी को काफी कम कर दिया है, हमने बहुत सारी मिसाइलों को मारा है। ईरान का ये कहना नहीं है। ईरान कह रहा है हम खुफिया वेपन यूज करेंगे। ईरान, हो सकता है ईरान ने जानबूझ के इसको कम किया हो क्योंकि वो वॉर को लंबा खींचना चाहता है, ठीक है। धीमे धीमे करके ना, मतलब वही बात है ना कि खाना बहुत पड़ा है बट धीमे धीमे उसको चलाएंगे ताकि लंबा खींचे, ठीक है। दूसरा, मिड टर्म मतलब 3 महीने तक, उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कब तक आप सहोगे। एंड तीसरा, लॉन्ग टर्म 6 महीने से ऊपर। यहां तो भाई पूरी दुनिया की बैंड बजने वाली है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वॉर रुकेगा। अगर आप मेरा आकलन ये है कि शायद, देखिए मैं आई एम नॉट 100% श्योर, बट जितना मैं देख रहा हूं मार्च के एंड तक चीजें बेहतर हो जाएंगी, है ना। मार्च के एंड तक ये वॉर रुकना चाहिए। और बाकी तो भैया ट्रंप भैया के ऊपर है, ईरान के ऊपर है। चाइना रशिया ये वॉर नहीं ज्वाइन करेंगे, आप मान के चलिए। चाइना की औकात नहीं है दोस्तों, मैंने बताया था, इस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा कि वो बोल रहा है रशिया वैसे एक वॉर में डूबा हुआ है, तो आप भूल जाइए। रशिया का काम हो गया, रशिया जो चाहता था। रशिया तो भाई व्लादिमीर पुतिन को लगता है दैवी कृपा है, दैवी नहीं, कुछ शैतान की कृपा है इनके ऊपर, क्योंकि इधर तेल नहीं खरीद सकते, लो वॉर हो गया। और अमेरिका ने भारत को 1 महीने का वेवर दे दिया कि खरीद लो, वो खरीद, जितना तेल हो सकता खरीद लो। तो ये चीज है। तो फिलहाल ये देखिए, और इसके बाद हम बात करेंगे जो खुफिया वेपन की बातें हो रही हैं, ठीक है। कुवैत में 8 कैजुअलिटीज, ये हालात हैं, है ना, 8 कैजुअलिटीज। और मैंने इससे पहले आपको एक एयर बेस के बारे में बताया था, मिलिट्री बेसेस के बारे में बताया था। अमेरिकन एम्बेसी को मारा है, एयर स्पेस बंद है इनका, ठीक है ना, हालात बहुत खराब है। यूएई में 3 लोग मारे गए हैं। अगेन अमेरिका का काउंसुलेट हर जगह खतरे में है। टर्की, अभी तक तो कैजुअलिटी नहीं हुई है, बट टर्की पर भी हमला हुआ है। टर्की एक नेटो मेंबर है। कुछ बोल रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। देखिए दोस्तों, मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा। अजरबैजान पे हमला किया जैसे, तो उसने बोला फॉल्स फ्लैग, मतलब ईरान ने मना किया। तो ईरान की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ये कि आपस में लड़वा दो। आज मॉडर्न वॉरफेयर है, आज के जमाने में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना तुरंत पकड़ में आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रैकिंग होती है, ठीक है। इराक की बात करें तो मिलिशिया डेथ्स, अगेन जो ड्रोन्स अमेरिकन कॉन्सुलेट पे हिट। इराक पे बहुत बड़े बेसेस हैं, ठीक है। देखिए सबसे तगड़े बेस कतर पे है। अमेरिका ने, मैंने इससे पहले भी जो लेक्चर लिया था ना, उसने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ, इसलिए अमेरिका को मेजर नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट बहुत जगह बना रखी है, उसने अंडरग्राउंड हैंगर बना रखी है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी है। और ईरान की जो मिसाइल है वो सरफेस पे तबाही मचाएंगी। तो इसीलिए अमेरिका को ग्राउंड पे ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि हालत खराब। हाँ, अमेरिका के ऑयल टैंकर्स पे हमला हुआ है, क्योंकि वो भाई ऑयल टैंकर्स, उसमें कोई हथियार थोड़ी ना होते हैं। सऊदी अरब में भी अमेरिका के एम्बेसी को मारा है, सिप्रस में ब्रिटिश के मिलिट्री बेस को मारा है। कोई देश, स्पेन ने मना कर दिया कि हम वॉर में नहीं आएंगे, सीधा मना कर दिया, ठीक है। बहरीन की बात करें, वहां पे एक सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। जॉर्डन में भी 5 लोग घायल हुए हैं। ईरान में तो 1000 से ऊपर दोस्तों, बहुत दुखद तस्वीरें आई जब स्कूल पे बम गिरा। 170 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, 8, 10, 12 साल की बच्चियां, इनकी मौत हो गई, ठीक है। लेबनान में 77 लोग मारे जा चुके हैं, और लेबनान मुझे लगता है इजराइल कब्जे में ले लेगा। वो ग्राउंड पे उतर चुकी है उनकी सेना, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये लेबनान के लिए ही तो नहीं इजराइल ने वॉर किया है। बाकी इजराइल और फिलिस्तीन में भी 11 कैजुअलिटी हुई है। मुझे लगता है इजराइल थोड़ा सा अपना फिगर छुपा रहा है, कैजुअलिटी ज्यादा है। और उसके बाद फिर आप आ जाइए कतर में, एनर्जी फैसिलिटीज को, बार बार एनर्जी फैसिलिटीज को, भाई इकोनॉमिक पैरालिसिस मैंने आपको बताया था। सीरिया में भी, सीरिया इस समय अमेरिका का अलशारा, अमेरिका के सही साथ है। तो यहां पे भी ईरानियन मिसाइल के जो टुकड़े हैं वो गिरे हैं डमास्कस के पास। इंडियन ओशन में तो भाई तबाही मचा दिया। अब इसमें बोल रहे थे भाई इंडिया को, अच्छा एक चीज और है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, है ना, आप समझिए। इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात तो भाई ये है कि इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और वो इंडिया का नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडियन वाटर्स में जब तक था तब तक अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की। जब ये बाहर गया है, 40 नॉटिकल माइल्स, 75 ओपन सीज में हमला किया है। तीसरा, ये जो हमला किया है अमेरिका ने, ये बहुत ही गलत, बहुत ही कायरतापूर्ण है, क्योंकि ये एक फ्रेंडली एक्सरसाइज में आया था और यहां पे कोई हथियार नहीं लगे थे। 87 लोग मारे जा चुके हैं। 87 क्या, आप ये 87 + 61, 150 के करीब लोग निपटा दिए अमेरिका ने एक बार में। टॉर्पीडो से हमला किया है,
ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा था कि भाई भारत को कुछ करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। स्पार्टा, तुम्हारा पेशा क्या है, 300 मूवी देखी है ना। पेलोपेनीज वॉर हुआ था आज से 2500 साल पहले, 2400 साल पहले, 30 साल तक चला था वो, ठीक है। तो अब क्या है कि उसमें एथेंस और स्पार्टा लड़ रहे थे आपस में। मेलॉस थे, ठीक है ना। मेलॉस यहां पे एक किंगडम था, ठीक है। एथेंस उनके पास गए, मिलिया का किंगडम था, उनके लोगों को मेलॉस कहते थे। तो वो कहते, उनसे बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ। ग्रीस ने बोला तुम हमारे साथ आ जाओ। अब वो क्या जवाब दिए, ऑनर जस्टिस, है ना, वी आर जस्टिस, बैटमैन बन गए। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के लिए खड़े हैं, हम ऑनर के लिए खड़े हैं, हम धर्म के लिए खड़े हैं, हम डिग्निटी के लिए खड़े हैं। हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, तो नहीं लड़ेंगे ना, हम स्पार्टा का साथ देंगे ना हम एथेंस का साथ देंगे। अगर तुम एथेंस, क्योंकि ग्रीस एम्पायर बड़ा था, तुम हम पे हमला करोगे तो हम स्पार्टा के पास जाएंगे, वो हमको बचाएंगे, उन्होंने हमको बोला है। और अगर वो भी बचाने लिए तो भगवान आएंगे बचाने, भगवान हमको बचाएंगे, जाओ। ऑनर जस्टिस, जो आज बोल रहा है कि भारत के साथ यूक्रेन ने भी बोल रहा था ना कि भारत को ऑनर एंड जस्टिस, बोला अच्छा। एथेंस ने बोला अच्छा अच्छा ठीक, कल आते हैं बेटा। पूरा घेर लिया पेलोपोनीस को, भूखे मर गए। मिलिया को भूखे मर गए, ठीक है। औरतों को बेच दिया गया, आदमियों को काट डाला गया और बच्चों को स्लेव रख लिया। ऑनर जस्टिस ले लो, ठीक है। अब चल रहा ऑनर जस्टिस। ये दुनिया ब्रूटल है, ये दुनिया क्रूअल है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने, कहते हैं ना कि स्थिति के हिसाब से उन्होंने अपनी चीजों को संभाला। आपको भी सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। हर जगह ऑनर एंड जस्टिस नहीं मिले, सबसे पहले अपनी जान बचाइए। ये दुनिया बिल्कुल धर्म पे चलती है। धर्म तब बोलो धर्म की बात है जब तुम बहुत ताकतवर हो, और अभी भारत की वैसी स्थिति नहीं है। हम हैं ताकतवर, लेकिन हम अभी वो नहीं है कि दुनिया को डिक्टेट कर सके, ठीक है ना। तो भाई पहली बात, ऑनर एंड जस्टिस ठीक है, बट भाई आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, आप अपने लोगों को देखिए। गल्फ में फंसे अभी 90 लाख, उनको निकालिए पहले, ठीक है ना, निकालिए या उनकी मदद करिए, जो भी करिए। तो भाई ऑनर एंड जस्टिस चलता है, बहुत अच्छी बात है, ये चलना भी चाहिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि कोई भी अगला इंसान, भाई आपने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया, दूसरी बैटल ऑफ तराइन में उसने मार दिया पृथ्वीराज चौहान को, वो ले गए, हरा दिया, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। आप सोच सकते हैं कि भारत में कभी इस्लामिक रूल आता ही नहीं, बट इतनी बड़ी गलती, क्योंकि हमको लगा कि नहीं यही ऑनर एंड जस्टिस है, बट दुश्मन ऑनर एंड जस्टिस नहीं समझता। वो आपको कच्चा चबा जाएगा, वो आपको उछल के निकल जाएगा, वो समझ रहे हो। और एक कहानी तो ये भी है कि जब मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को लेके गया, तो वहां पे ना जो, मतलब वैसे तो क्या हुआ उनका पता नहीं, बट एक थ्योरी ये भी है कि भाई जो भी लड़े थे भारत की तरफ से ना, उनको ऐसे उसने वो बनवाया, ठीक है, मतलब जो सीढ़ियां बनवाई, जब आप राजा की तरफ जाओगे तो चढ़ के जाना पड़ता था, जिनके नीचे हमारी मूर्तियां थी और जो लोग थे हमारे, ठीक है, और यही करते थे आक्रमणकारी। तो बेटा ये ब्रूटल वॉर है, और अल्टीमेट ब्रूटैलिटी अनलीश्ड। तो चुपचाप इस वॉर में पड़ने का नहीं, चाहे कहीं पे भी मारो, हमको नहीं घुसना है इस वॉर में। भारत घुस के देख चुका है। तो आई होप ये चीज आप समझे होंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई यहां बात हो रही है अनसीन वेपन्स की। तो अब देखिए, ईरान ने बोला है कि हम एक अनसीन वेपन्स, हमारे पास एक खुफिया वेपन है। देखिए भाई, अमेरिका पागल है, मिनटमैन मिसाइल है उसके पास, टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे एरिया 52 में। इतनी जल्दी जल्दी भूकंप नहीं आते, तो प्रॉब्लम है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है अगर ये वॉर खत्म नहीं होगा, और अमेरिका कुछ भी कह के इसको जस्टिफाई कर लेगा। जब ट्रंप जैसा पागल आदमी आपके पास है, तो ही कैन डू एनीथिंग। वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है, आप ये मान के चलिए, छोटा न्यूक्लियर हमला, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के पास भी ऐसे ऐसे वेपन्स है जिसने दिखाया नहीं है। बट ईरान अगर कह रहा है, तो भाई उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल, अच्छा देखिए, अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, जब ये हमला करेंगे तो इनके पास फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, जो मैक 13-15 यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 13-15 गुना ज्यादा। आईसीबीएम हो सकता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये है। तो अमेरिका को खैर मनानी चाहिए, बैंड बच सकती है अमेरिका की। आईसीबीएम अगर इन्होंने बना ली है तो। ईरान के पास अभी 3000, कहा जा रहा है कि 3000 के करीब मिसाइलें हैं। पिछले जून से ये हर महीने 100 मिसाइलें पैदा कर रहे हैं। अब इजराइल का जो सिस्टम है, इजराइल के तो रेंज में है ना, तो इजराइल के 3 सिस्टम है। जब शॉर्ट रेंज रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तो उसका आयरन डोम, सी डोम एक्टिव होता है। जब मीडियम रेंज फायर किए जाते हैं ना, तो उनका डेविड स्लिंग एक्टिव होता है। और जब लॉन्ग रेंज ये हाइपरसोनिक मिसाइल जब फायर की जाती हैं, तो इनका एक्टिव होता है एरो 2, एरो 3।
हर महीने $3 बिलियन इजराइल के खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे लगेंगे और इजराइल की भी हालत खराब है, उतना आसानी है, वॉर को कब तक फंड कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल आती है ना तो उसको बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। वो सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पे गिर सकती है अमेरिका के, 4000 5000 एक साथ लोग मर सकते हैं। तो वही बोला ना कि दर्द इतना देंगे, अगर एक वॉरशिप भी खत्म कर दिया तो भी 300-400 लोग गए। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें मान लीजिए कि अगर इनके पास 100 भी हैं और अगर 100 की 100 बरसा दी तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। एक भी फट गई ना तो बहुत तबाही मचेगी, राइट। दूसरा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक कर सकते हैं, ये इनके पास, खैर ये इन्होंने ब्लॉक किया ही किया है, ये इन्होंने ब्लॉक किया तो ये तो नहीं है हो सकता। तीसरा, इनके पास न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। आ गए भाई, देखो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के इंस्पेक्टर है उन्होंने बोला है कि हमको पता नहीं कि इनकी यूरेनियम के क्या हाल है, हमको नहीं पता। 440 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम है, 440 किलोग्राम, ठीक है ना। ईरान के पास 60% इन्होंने इनरिच्ड कर लिया है, एक स्टेप अवे है, 90% कर लिया। एटम बम हो सकता कर भी लिया हो, वी डोंट नो, काम चल भी रहा हो। कहां कहां न्यूक्लियर साइट है हर जगह नहीं बता सकते भाई। भारत का जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, साइकिलों में गया था तब, क्योंकि ये अमेरिका निगरानी कर रहा था सैटेलाइट से, ट्रकों में गया था ऑपरेशन शक्ति। तो भाई कहां इन्होंने बन के रखा है, घर के नीचे है, किसके घर के नीचे है, एक सिविलियन एरिया में, आपको नहीं पता, यू डोंट नो। ईरान ने क्या किया, ईरान में 75% पहाड़ियां हैं, जैग्रोस माउंटेन्स है, ठीक है, 75% वो एरिया पहाड़ों का है, बंजर है। तो ये भी क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि पता चला अमेरिका बोलता रह जाए, यही न्यूक्लियर फेंक दे। चौथा पॉइंट, ड्रोन्स, शहीद ड्रोन्स, लाख के ड्रोन्स, 2-3 लाख के ड्रोन्स ने 10,000 करोड़ 18,000 करोड़ अमेरिका रेडार उड़ा दिए, अमेरिका का थार्ड पेट्रियट सिस्टम पे अमेरिका के मिसाइल सिस्टम उड़ा दिए। तो भाई इन्होंने ये करके दिखाया है, और ये सैकड़ों की संख्या में। भाई जब ये मिसाइल हर महीने 100 पैदा कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ड्रोन्स भी कितने पैदा कर सकते हैं। तो ड्रोन्स से भी हमला हो सकता है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, और ये बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा से, हालांकि ड्रोन से ये हमला हो ही रहा है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे ये हमला कर ही रहे हैं। तो ये कुछ अनसीन वेपन्स हैं, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल, एडवांस ड्रोन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करना, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक है ना, आईसीबीएम। देखिए आईसीबीएम अगर होगी, हो सकता है सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर अटैक भी हो सकता है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि ईरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या साइबर अटैक्स में उतना सक्षम है, होता तो अभी तक ये कर देते। वो अमेरिका और इजराइल कर सकता है कि उस सीआईए और मोसाद ने मिलकर इनके फोन को ही हैक कर लिया। कैसे खामेनी को ट्रैक किया, अगर आप इस पर लेक्चर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कुछ है। बट दोस्तों एक बात तो सच है, जिस तरीके से ईरान धमकियां दे रहा है और जिस तरीके से ईरान, इनके पास कुछ तो है जो ये छुपा के रख रहे हैं। अब ये कब अनलीश करेंगे ये तो युद्ध का निर्णय ही बताएगा। हो सकता है ये अमेरिका को बता भी दे कि हमारे पास ये है और देख लो, अगर तुम नहीं रुकोगे तो हम ये मार देंगे। ये जो वेपन्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि लीडरशिप है ही नहीं। और मुझे लगता है ईरान जानबूझ के लीडरशिप को डीले कर रहा है, वो जानबूझ के मुताबिक खामेनी को नहीं डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि आप बात किससे करोगे, कोई बात ही नहीं है करने के लिए। आपने सबको उड़ा दिया, आईआरजीसी, अब आप कह रहे हो आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। भाई बम तो अभी भी बरस रहे हैं, मिसाइलें तो अभी भी बरस रही हैं। अब इसमें टाइम लगेगा, अमेरिका ईरान के इजराइल कह रहे हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, बट ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। देखेंगे जो भी होगा। बाकी हमारा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।